नमस्कार, मेरा नाम राजीव रत्न है और मैं वापस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इस बार मैं हिंदी भाषा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये इस कोर्स का पहला हफ्ता है और इसमें हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे, उसके अनुप्रयोग को जानेंगे, उसके सिद्धांतों को जानेंगे और अपने वास्तविक जीवन के आसपास कहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का प्रयोग होता है, कहाँ पे आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले पिछले सत्र में हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जो कि अंग्रेजी भाषा में हमने प्रस्तुत किया था, विद्यार्थियों द्वारा उसको बड़े अच्छे से सराहा गया और उसका लाभ उठाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले सत्र में जो हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोर्स अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था, उसमें ढेर सारे विषयों और टूल्स के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे एडोबी फायरफ्लाई, एडोबी एक्सप्रेस, फिग्मा, मीरो और ढेर सारे अन्य टूल्स और उनके अनुप्रयोग के बारे में हमने बताया था। हमने उनके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया था। इस कोर्स में हमने आपको ढेर सारे असाइनमेंट्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी कराई थी, जिसके माध्यम से आप उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को सीख पाए और इसे 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था, जिससे वो उसका लाभ उठा पाए। हम आशा करते हैं कि इस सत्र में जो हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोर्स, जिसको हमने इस बार हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया है, उसका भी लाभ आप सभी लोग बड़े अच्छे से उठा पाएंगे और अपने निजी जीवन और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाएंगे। इस कोर्स में हमारे साथ दो शिक्षण सहपाठी भी होंगे, जो हमें इस पूरी शिक्षण प्रक्रिया में मदद करेंगे। पहले हैं आदर्श पांडे, जो कि ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं और उनका रिसर्च एरिया जो है एससीआई और डिजिटल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के युग में आप चारों तरफ से अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं या वो आपके जीवन का पार्ट है। तो क्या हम इन सभी को यूज़ करके अलग अलग प्रॉब्लम्स को अपने व्यवहारिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से हम अलग अलग ऐसे विषयों, अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगले टीचिंग सहपाठी हैं ऋतिक बांबा जी, और ये IIIT दिल्ली में सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं और इनका जो रिसर्च एरिया है, आप देख सकते हैं, एससीआई, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और इकोनोमेट्रिक्स में है। हम आशा करते हैं कि हम तीनों मिलकर इस कोर्स को आपके लिए एक सहज और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसका पूर्णतः लाभ उठा पाएँ और अपने जीवन में इनका प्रयोग करके अलग अलग प्रॉब्लम्स को एससीआई की टेक्निक से आप उनको सॉल्व कर सकें। ये मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर राजीव रत्न शाह है। मैं IIIT दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मिडास लैब को भी लीड करता हूँ, जिसका आप नाम देख सकते हैं, मल्टी मॉडल डिजिटल मीडिया एनालिसिस लैब। और ये अलग अलग मल्टीमीडिया और एससीआई और एआई के जुड़ाव में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसको मैं आगे बताना चाहूँगा आपको अगले कुछ स्लाइड्स में। और मैं यहाँ पे टीसीएस सेंटर फॉर डिज़ाइन एंड न्यू मीडिया, जो कि टीसीएस फाउंडेशन का एक बहुत ही अच्छा सहयोग है, IIIT दिल्ली को मिला हुआ है, जिसके माध्यम से अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रॉब्लम्स को, जो कि ख़ास तौर पे अपने आसपास के जीवन में हम फेस करते हैं, उनको कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज़ के साथ, एससीआई टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से सॉल्व करके
उनको लोगों को प्रस्तुत करते हैं। इसका कुछ एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रियल लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। क्या हम उनकी शिक्षा में इन टेक्निक्स के माध्यम से उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, एक अच्छी लर्निंग प्रक्रिया दे सकते हैं? सिमिलरली ऐसे भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे चिकित्सा से रिलेटेड, जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को इंफॉर्मेशन के साथ निदान कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम जो कि हम CDNM के सहयोग के माध्यम से हम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम जिसका नाम है वर्टिगो, जिसमें व्यक्ति को अचानक चक्कर आने लगता है और वो गिर सकता है। ये एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है हमारे जीवन में। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो क्या हम इनका निदान कर सकते हैं? क्या हम इनको पहचान सकते हैं? क्या आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? तो इस तरह की विधियाँ, इस तरह के टूल्स, इस तरह के मॉडल्स इस सेंटर में बनाए जाते हैं। अन्य इस तरह के ढेर सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को इस सेंटर में सॉल्व किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सेंटर द्वारा बनाए गए ढेर सारे ऐसे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं, लोग उनका लाभ उठा पाएंगे और लोगों के जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। तो मेरा रिसर्च एरिया मुख्यतः SCI, AI, जिसे आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मानवीय कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसके माध्यम से हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं कि ह्यूमन, आदमी, मनुष्य और कंप्यूटर, और यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब हमारा केवल लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं है। ये कोई भी एक डिवाइस हो सकती है, जैसे मोबाइल भी हो सकता है और कोई भी और कंप्यूटिंग से रिलेटेड डिवाइस हो सकता है, जिसके बीच में एक परस्पर क्रिया होती है। उस क्रिया को करके हम अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। क्या हम उसको और सहज बना सकते हैं? क्या हम उसको और ह्यूमन सेंटर्ड बना सकते हैं? ऐसा हमारा प्रयास होगा। ऐसा हमारा प्रयास है हमारे इस मिडास लैब के माध्यम से। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोल सकते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि आज के समय में बहुत ही प्रचलित टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बड़े भाषा मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, जो कि हम अपने एक नेचुरल तरीके से, सहज तरीके से एक संवाद करते हैं, बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, क्या हम उसको ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं? उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं। तो इस रिसर्च लैब के माध्यम से हम ऐसे प्रॉब्लम्स पे वर्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मिडास लैब जो है एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर स्पेशलाइजिंग इन एनालिसिस ऑफ multimodal data by integrating text, images, video, audio using cutting edge AI and SCI technologies। यहाँ पे मल्टीमोडल और मल्टीमीडिया का मुख्यतः अर्थ हम अलग अलग माध्यमों के डेटा से डील करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया टेक्स्ट, जो कि लिखित डेटा होता है, जैसा कि आप किसी बुक्स में पढ़ते हैं, वेबसाइट पे पढ़ते हैं, या अलग अलग सोशल मीडिया पे आप जो लिखते हैं वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से भी हो सकता है और एक काफ़ी कैजुअल तरीके से भी हो सकता है, जहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश के बजाय इंग्लिश में लिखते हैं। इमेजेस हो सकते हैं ढेर सारे, आप पिक्चर्स, फ़ोटोज़ अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप डालते हैं। वीडियोस सिमिलरली, जैसे आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते हैं, ट्विटर पे, जो कि अब X है, उस पे फ़ोटो वीडियोज़ डालते हैं। ऑडियो, ढेर सारे आप पॉडकास्ट सुनते हैं, ढेर सारे आप अलग अलग संगीत को सुनते हैं, स्पॉटिफाई, और ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हम उन सभी इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके AI मॉडल के थ्रू
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से क्या हम एक अच्छा ऐसा मॉडल बना सकते हैं जिसको यूज़ करके हम अलग अलग प्रॉब्लम को इनसे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा उद्देश्य हमारे इस रिसर्च लैब का है। हमारा जोर मेनली जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं उस पे होता है। वो स्पीच टू टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच हो सकता है। जैसे हम नेचुरल सहज भाषा में किसी भी कंप्यूटर या किसी भी उपकरण के द्वारा संवाद करते हैं। जैसे आज के टाइम पे ढेर सारे ऐसे उपकरण हैं आपके निजी जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में, जिसका आप बोल के बात करते हैं। जैसे पहले अगर आपको टेलीविज़न से अगर आप संवाद करना होता था तो उसका केवल एक तरीका होता था, या तो आप टीवी पे जो अलग अलग बटन हैं उसके माध्यम से उस पे अपने कमांड्स को दें, या रिमोट कंट्रोल जो होते थे हमारे जीवन में आपने पहले देखा होगा, उसके माध्यम से आप अलग अलग कमांड्स को देकर अपना कार्य पूर्ण करते थे। बट चूँकि हम सभी जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल के साथ अलग अलग कमांड को देना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे अगर आप नई जगह जाते हैं, नई टेलीविज़न या नई रिमोट कंट्रोल पे हैंडल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको समझना, उसको कमांड देना एंड सो ऑन। तो क्या हम उसको और आसान बना सकते हैं? तो एक व्यक्ति के लिए सबसे आसान चीज़ें हैं कि वो बोल के उन अपने कार्य को पूर्ण करें। तो इस वजह से आप आजकल देखते हैं कि हमारे पास स्मार्ट टीवी है, चतुर टीवी है, बुद्धिमत्ता के साथ टीवी है, जिसको हम अपने जो भी रिक्वेस्ट हैं, जो भी उसको बोलना है कि आपको ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वॉल्यूम को बढ़ाइए, वॉल्यूम को घटाइए, इस चैनल को सेलेक्ट करिए, इस तरह के कार्यक्रम को आप खोजिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपने स्पीच जो आप बोल के एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसके माध्यम से करते हैं। जैसा आजकल आप देखते हैं, आप अपने टेलीविज़न में को जब यूज़ करते हैं तो आपके रिमोट कंट्रोल के माध्यम से वहाँ पे एक वॉइस कमांड होता है जिसको आप दबा के बोल सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर संगीतकार के गाने को बजाइए, इस पर्टिकुलर मूवी के, चलचित्र के इस पर्टिकुलर मूवी को आप चलाइए। इस तरह से आप ढेर सारे कमांड्स अपने पसंद के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला सकते हैं। और एक थोड़ी सी यूनिक और बहुत अच्छी बात जो कि हमारे लैब के बारे में है कि हम केवल रिसर्च पे फोकस नहीं करते। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं क्या हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजेस में। और इसके लिए मुख्यतः हमें अलग अलग कंपनियों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके माध्यम से उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है, जो कि हमारे इन रिसर्च आउटपुट को एक टेंजिबल, भौतिक लेवल पे उसका एक सॉल्यूशन बना सकें, जिसका आम तौर पे लोग अपने निजी जीवन में और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम अलग अलग एकेडमिक और इंडस्ट्री के साथ ट्रांसफ़र ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम करते हैं। आपको हमारे लैब के बारे में ज़्यादा जानकारी इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। और गूगल स्कॉलर, जैसा कि शायद आप ज़्यादातर लोग को पता होगा, जैसे अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन या किसी जानकारी को खोजना होता है तो हम अलग अलग वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। गूगल सर्च एक गूगल द्वारा वेब ब्राउज़र है जिस पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिंग है और ढेर सारी कई कंपनियां हैं जिस पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं जो कि इंटरनेट पे पड़ी हुई है। तो गूगल स्कॉलर बेसिकली आप कह सकते हैं जो अलग अलग रिसर्च वर्क होते हैं उनके लिए एक सर्च का काम होता है, जो कि आपके सर्च को, जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, वो प्राइमरली अलग अलग रिसर्च पेपर को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। तो आप मेरे लैब के जो वर्क हुए हैं, रिसर्च वर्क हुए हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसा मैंने मेंशन किया है, हमारे लैब का मुख्य उद्देश्य और एरिया जो है, या जोर जो है, स्पीच प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मल्टी मोडल कंप्यूटिंग और एससीआई पे है। एक सबसे बड़ा रीज़न जो कि हमारा लैब जो है मल्टी मोडल कंप्यूटिंग और एआई एनएलपी स्पीच प्रोसेसिंग पे काम करता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। इवन हम एज अ व्यक्ति, हम व्यक्ति लोग भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स के। जैसे कि एज अ एक व्यक्ति की तरह हम देख सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर विज़न कहते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। तो हमारा मुख्य उद्देश्य एससीआई के माध्यम से यहाँ होता है, जैसे हम दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर देता हूँ। एससीआई और गोइंग फॉरवर्ड डिजिटल, आज के टाइम पे जो डिजिटल एरा है, डिजिटल जो दुनिया है, उसमें हम जो अगला व्यक्ति है ऑफन उसको हम अलग अलग उपकरणों से भी रिप्लेस कर देते हैं। वो उपकरण रोबोट हो सकता है, वो उपकरण मोबाइल हो सकता है, वो उपकरण कंप्यूटर हो सकता है, वो उपकरण कोई भी छोटी सी डिवाइस हो सकती है जो कि इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हो, ड्रोन हो सकता है और सो ऑन। जैसा कि आप आज की दुनिया में हम देखते हैं, हम अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पहले होता था कि अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को खोजना होता था, जैसा कि हमने बताया कि आप वेब ब्राउज़र पे फॉर एग्जांपल गूगल सर्च पे जाके उसको ढूंढ सकते हैं, बट अब वो बहुत आसान हो गया है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, केवल बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना तो सबको आता है। इवन ऐसे लोग जो कि पढ़ लिख नहीं सकते, वो भी बोल तो सकते ही हैं। तो क्या हम उनको मदद कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे जो विकसित देश हैं, जहाँ पे शिक्षा एक अभी भी एक बड़ी समस्या है, जहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो पहले के समय के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या इवन नए लोग हैं, गांव के लोग हैं, जहाँ पे शायद अभी हर किसी के पास शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो क्या वो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इन स्मार्टफ़ोन का फ़ायदा ले सकता है? जो जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूज़ कर सकती है। मैं अपने निजी जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक दुकान वाला था, उसको मेरा नंबर लेना था और वो अनपढ़ था। मैं उसको किसी तरीके से पहले से जानता था, इसलिए मुझे पता है वो अनपढ़ था। तो उसने बोला, भैया क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? तो मैंने बोला, आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं अपना नंबर लिख के और उसको सुरक्षित कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो उसने बोला, भैया उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उसको सेव कर लूँगा। तो मैं हतप्रभ हो गया, मैं सरप्राइज़ हो गया, और मैंने उस दिन देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को इम्प्रूव कर रहा है, बेहतर बना रहा है। तो उसने बोला, मैंने जैसे नंबर बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 7 8 9 10, जो भी कोई भी डिजिट आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो आज के मोबाइल में एएसआर सिस्टम होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा बोले गए आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे मैंने नंबर बोला फॉर एग्ज़ाम्पल 8 9 1 3 7 एंड सो ऑन, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली टाइप हो गया। और उसके बाद उसने बोला, जब उसको सेव कॉन्टैक्ट करना था, तो उसने वहाँ पे भी एक तरह से स्पीच इनपुट लिया और बोला फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर राजीव। तो इस तरह से उसने बिना कुछ लिखे, केवल वार्तालाप के माध्यम से मेरी इन्फॉर्मेशन को उसने सेव किया। तो सच में है नहीं, ये एक अद्भुत बात, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल थी। क्या आप सोच सकते हैं, आपके अनुभव के आधार पे आपके आसपास के लोग किस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं?
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे वो आजकल डिजिटल लेनदारी जो है उसका क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो। हर तरफ टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है और यह तभी संभव हो सकता है कि वो एक अच्छा काम करे जब वो ह्यूमन सेंटर्ड तरीके से हो। जो व्यक्ति उसके केंद्र में है, उसकी आवश्यकताओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसकी आवश्यकताओं को समझे आप उसको एक सिंपल, सहज और आसान सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हम इन अलग अलग बुनियादी तथ्यों को सीखेंगे और प्रयोग में लाएंगे, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें, देख सकें और रिलेट कर सकें। जैसा कि मैंने बोला, कुछ सैंपल रिसर्च प्रॉब्लम जो कि हमारे लैब में किए जा रहे हैं, मैं उसके बताता हूँ। तो मैं क्विकली बताऊँगा। ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे हमने देखा था, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जो कि बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। केवल शिक्षा ही नहीं, उसके बाद जो मूल्यांकन का क्षेत्र था वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। एंड किसी भी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अतः अन्यथा क्या होगा कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके नंबर, उनके ग्रेड कम आएंगे उन लोगों के कंपैरिजन में, उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में जो चीटिंग करके एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। तो क्या हम ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं, ख़ास तौर पे जब परीक्षाएं, ख़ास तौर पे जब शिक्षा ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, ख़ास तौर पे उनका अनुप्रयोग आप जानते हैं, चैट जीपीटी और उस तरह डीप सीक और अलग अलग जो ऐसे मॉडल्स हैं, ऐसे ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप चंद सेकंड्स में एक पूछे हुए प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से पा सकते हैं। जिसमें आपने केवल एक प्रश्न पूछा और बोला कि आप मुझे इसका उत्तर दीजिए, आप तुरंत उसका उत्तर पा जाते हैं। जैसे इस एआई जनरेटेड इमेज में आप देख सकते हैं कि ये विद्यार्थी मोबाइल से आंसर देख के, फॉर एग्जांपल जो भी प्रश्न पूछा गया उसको उसने चैट जीपीटी से पूछा, उसने आंसर दिखाया और लैपटॉप पे जो आंसर उससे पूछा गया था वो वहाँ पे देख के लिखता गया। क्या कोई तरीका हो सकता है कि हम इस पूर्ण मूल्यांकन को और आसान बना सकें? तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्या एक फेयर एग्ज़ाम करा सकते हैं। इज़ देयर एनी इफ़ेक्टिव वे टू कैच सच चीटिंग? क्योंकि ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने बोला, राइजिंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड जनरेटिव एडवांसमेंट, एक तरह से ये चीटिंग भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लोग एजेंसी है, कंपनीज़ हैं, असाइनमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि क्योंकि जब शिक्षा के दौरान आपको कोई काम दिया जाता है तो शिक्षक की अपेक्षा होती है कि आप उसको अपने नॉलेज के आधार पे, आपने जो सीखा है उसके आधार पे खुद करें, स्वयं करें, जो कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आज की टाइम पे। तो इस तरह के प्लेगरिज्म डिटेक्टर, क्या हम कुछ ऐसा सेंसर बना सकते हैं, कोई ऐसा डिटेक्टर बना सकते हैं जो कि इस तरह के चीटिंग्स को पता कर पाए? तो ढेर सारे एआई मॉडल्स बन रहे हैं, लेकिन क्या वो वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अच्छे से इन कार्यों को कर पा रहे हैं? तो अभी इस एरिया को आई थिंक और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग इसको एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएँ, जिससे कि लोग हम ऑनलाइन चीटिंग को बंद कर पाएँ, पकड़ पाएँ एंड सो ऑन। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम के अराउंड हमारा एक रिसर्च पेपर जो IJCB, वन ऑफ द कह सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियर रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, जो कि जॉइंट IEEE इंटरनेशनल जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमेट्रिक, जो कि बायोमेट्रिक अपने निजी जीवन में आप यूज़ करते हैं, अलग अलग डिजिटल ट्रेस यूज़ छोड़ते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अलग अलग सॉल्यूशंस आप निकालते हैं, चाहे वो आपकी पहचान के लिए हो
चाहे वो आपकी सुविधा के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल को अनलॉक करने के लिए हो। तो आजकल अपने निजी जीवन में ढेर सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, मॉडल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो बायोमेट्रिक को यूज़ करते हुए अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो हमारा प्रयास था क्या हम जो की स्ट्रोक डायनेमिक्स है, जो अलग अलग की आप कीबोर्ड पे दबाते हैं, अलग अलग बटन आप दबाते हैं, क्या वो एक तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन, क्या हमें कोई हेल्प दे सकता है ये जानने में कि आपने जो भी लिखा है वो आपने सोच समझ के लिखा है या आपने, जैसा कि मैंने प्रीवियस इमेज में दिखाया, एक मोबाइल पे देखते हुए लिखा है। तो हमारा उद्देश्य यही था, क्या हम मूल्यांकन कर सकते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइपिंग पैटर्न कैप्चर्ड वाया कीस्ट्रोक डायनेमिक्स इन डिटेक्टिंग इंटेलिजेंट एंड जनरेटिव एआई असिस्टेड प्लेगियरिज्म। तो ये हमारा इस रिसर्च प्रॉब्लम का मुख्य उद्देश्य था। क्या हम एक लिखे गए उत्तर को पता कर सकते हैं, क्या विद्यार्थी ने अपने मन से सोच समझ के लिखा है या देख के लिखा है। तो इस वजह से हमने बेसिकली की स्ट्रोक डायनेमिक्स को चुना, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है, एक तरह से ये लिखना भी एक तरह से कला है। हर किसी के लिखने की एक स्टाइल होती है, हर किसी के लिखने का एक तरीका होता है। तो क्या हमें वो कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है पता करने में, ये सोच समझ के लिखा गया है या आपने केवल देख के लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि आप सोच सकते हैं, अगर आप सोच समझ के कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्ली आप लिखेंगे, सोचेंगे, डिलीट करेंगे, ढेर सारी इवेंट्स हो सकते हैं। उसके कंपैरिजन में जहाँ पे आप केवल आंसर देख रहे हैं और देख के टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे गलती के चांस कम होते हैं। वहाँ पे आप एज इट इज़ लिखते जाते हैं, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, वहाँ पे इंसर्शन डिलीशन ये कम होगा, इवन सेंटेंस। जबकि आप सोच समझ के कोई चीज़ें लिखते हैं तो आप लिखते जाते हैं, इवन वर्ड्स को सही करते हैं, ग्रामर को सही करते हैं, पूरे सेंटेंस को भी इवन कई बार डिलीट करके उसको और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो की स्ट्रोक डायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी वर्ड को, जब आप किसी भी शब्द को लिखना चाहते हैं तो उसके पहले आप कह सकते हैं उसके अलग अलग लेटर्स होते हैं, राइट। तो जब भी आप बटन को दबाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दली लिखना है, तो जब भी आपको दली डी लिखना है तो पहले एक बार उस बटन को दबाते हैं, प्रॉब्ली कुछ समय के लिए उसको होल्ड किए रहते हैं। अब वो माइक्रो सेकेंड हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है, और उसके बाद उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हर बटन के लिए, हर लेटर के लिए एक तरह से यहाँ पे दो इवेंट होता है। की डाउन जब आपने उसको प्रेस किया, एंड की अप जब आपने अपना हाथ बटन से हटाया। तो दे सकते हैं यहाँ पे डी के लिए इस टाइम स्टाम्प पे, इस समय पे की डाउन डी बटन को दबाया गया और इस टाइम स्टाम्प पे, इस समय पे डी बटन को से अपना हाथ हटाया गया। तो इस तरह से आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सही और सेम समय हर टाइम के लिए दें। इसमें ये अंतर देख सकते हैं, अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बटन पहले दब जाएं, कुछ बटन बाद में दब जाएं, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा फॉर्मेट जो स्टोर होता है यहाँ पे, की इवेंट जो कि अप और डाउन हो सकता है, किस की को आपने दबाया है और क्या टाइम स्टाम्प था। तो इस तरह से कुछ ओवरलैप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों हाथों से ऑफन टाइप करते हैं। तो उस केस में इन आइडियल टाइम, इन रियल लाइफ क्या होना चाहिए कि अगर आपको एच दबाना है तो उसके पहले आपको एल से अपना हाथ हटा देना है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने एच तो दबा दिया जो कि एल के बाद आना है, लेकिन उसने एल का की अप उसने अभी हटाया नहीं था, उसके बाद उसने किया। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये एक तरह से डिजिटल ट्रेसेस हैं, एक तरह से आपकी पैटर्न आइडेंटिटी है जो कि दर्शाता है कि आप किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एंड सो ऑन। पुराने रिसर्च पेपर ये भी इंगित करते हैं कि बेस्ड ऑन योर टाइपिंग पैटर्न, बेस्ड ऑन योर स्वाइपिंग पैटर्न, जिस तरीके से आप टाइप करते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को टच करते हैं, जिस तरह से अपने मोबाइल को जूम इन जूम आउट करते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल से इंटरेक्ट करते हैं, सहज क्रिया करते हैं, उस
इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके लोग बता सकते हैं, एआई मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर से बनाया गया मॉडल बता सकता है कि आपकी एज किस एज ग्रुप में होगी। क्या आप 15 से 20 के एज ग्रुप में हैं, क्या आप 20 से 25 के एज ग्रुप में हैं, क्या आप 50 से 60 के एज ग्रुप में हैं। वो यह भी बता सकता है आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आप अनपढ़ हैं, क्या आप कम पढ़े लिखे हैं जैसे 12th पास हैं, क्या आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी एंड सो ऑन। रिसर्च ये भी बताता है कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं एंड सो ऑन। इस तरह से मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये इन्फॉर्मेशन कितना यूज़फुल है और कितना आपके बारे में जानकारी बताता है। तो हेज़ एंड फ्लावर का राइटिंग प्रोसेस मॉडल, प्रक्रिया मॉडल जो है वो आप देख सकते हैं कि राइटिंग जो है, ये जो भी आप लेखन कार्य होता है वो बहुत ही जटिल कार्य होता है और वो नॉन लीनियर होता है, अरैखिक होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने लिखना स्टार्ट किया और बस लिखते ही गए। उसमें कटाव, छटाव, करेक्शन, ये सब चीज़ें भी होती हैं और मुख्यतः ये लक्ष्य प्रेरित होती हैं, क्योंकि किसी भी लेखन का कार्य, लेखन का उद्देश्य जो होता है कि जो भी आपसे पूछा गया उसके बारे में आप बताएं, तो क्या वो गोल अचीव हो रहा है, क्या वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है जिस तरह से आप लिख रहे हैं। और इस वजह से ये काफ़ी जटिल होता है और काफ़ी नॉन लीनियर होता है, अरैखिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइमरली 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक हैं। टास्क एनवायरनमेंट जो कि परिपेक्ष है, आपका परिवेश है। राइटिंग प्रोसेस कैसे लिखा जाता है, जो कि हम यहाँ पे अभी इसके माध्यम से दिखाएंगे। और राइटर्स जो कि लेखक है, उसकी दीर्घकालीन मेमोरी कैसी है, उसकी दीर्घकालीन याददाश्त कैसी है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ प्रश्न के बारे में उत्तर लिखना है तो पहले जो प्रपोजर होता है वो उसके बारे में सोचता है, आइडिया जनरेट करता है कि मुझे लिखना क्या है, कुछ प्रिपरेशन करता है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में। उसके बाद उस आइडियाज़ को वो लेखन कार्य में लिखने की कोशिश करता है, जिसे हम बोल सकते हैं ट्रांसलेट। तो उस कन्वर्ट आइडियाज़ टू द लैंग्वेज, राइटिंग इन कुछ लिखता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने सोचा और लिखा वो परफेक्ट हो। देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ सिमेंटिक गैप। कुछ उसमें गैप हो सकता है कि आप सोच क्या रहे थे और लिख क्या रहे हैं, क्या हम उसको सही कर सकते हैं। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये एक तरह से ट्रांसक्राइब में होता है। और चूँकि इस पूरे लेखन कार्य का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑफन ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सटेंसिव ढेर सारी एडिटिंग करनी पड़े। इवन एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ लिखने के बाद आप पुनः पहले पैराग्राफ पे जाएं और उसको चेंज करें, अपडेट करें एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है। और इस तरीके से हेज़ एंड फ्लावर ने अपना राइटिंग प्रोसेस मॉडल दिया था, और जो कि हम अपने रियल लाइफ में जो भी चीज़ें आप लिखते हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे, चूँकि जब भी हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो रिसर्च स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। हम हमारा उद्देश्य क्या, हम करना क्या चाहते हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमारा उद्देश्य था कि गिवन 2 की स्ट्रोक पैटर्न्स, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 की पैटर्न्स हैं, K1 और K2। K1 जो है बोनाफाइड राइटिंग है और K2 जो है असिस्टेड राइटिंग है, जो कि किसी मदद के द्वारा की गई हो। जेन एआई हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा बोनाफाइड है, जो कि सच में लिखी गई आंसर है, या दूसरा जो कि किसी तरीके से मदद लेके की गई है। तो इस केस में आप कह सकते हैं यहाँ पे 0 अगर आता है तो आप बोल सकते हैं बोनाफाइड है, 1 है तो आप बोल सकते हैं असिस्टेड है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंक्रीट बताते हैं, जहाँ पे किसी संदेह नहीं होना चाहिए। हमें क्लियर होना चाहिए क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा। तो इन समरी, सारांश में आप कह सकते हैं इस वर्क में हमने जेन एआई असिस्टेड एकेडमिक डिसऑनेस्टी यूजिंग कीस्ट्रोक डायनेमिक्स प्रपोज किया है। जो भी कीस्ट्रोक डेटा हमने कलेक्ट किया है बोनाफाइड और एआई असिस्टेड टास्क, उसके माध्यम से हमने मॉडल बनाया है, एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड मॉडल बनाया है जो कि टाइपनेट बेस्ड है। और उसके माध्यम से हम यूज़र, कीबोर्ड, कॉन्टेक्स्ट और डेटा स्पेसिफिक तरीके से हम उसका पता लगाते हैं कि ये बोनाफाइड है या असिस्टेड है। और इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है, जिसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है। एक और रिसर्च प्रॉब्लम जो कि आप ढेर सारे लोग अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं,
human behavior on the social media, on the web, different web platform. ख़ास तौर पे आज के टाइम पे जितने हम LLM बेस्ड, जैसे यहाँ पे विज़न लैंग्वेज मॉडल्स हैं जहाँ पे हम अलग अलग डेटा से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे विज़न के केस में हम ज़्यादातर इमेज और वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। क्या एक वीडियो के बारे में हम समझ सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है? सो इस रिसर्च पेपर के माध्यम से हमने बोला, अगर ये जो मॉडल्स आप बना रहे हैं, जो AI और LLM बेस्ड मॉडल बना रहे हैं, अगर हम उसको ह्यूमन बिहेवियर भी दें, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बताएं, तो उसको समझना बहुत आसान होता है, बेटर होता है। जैसे इस केस में अगर हम बताएं कि ये वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे रिसीवर्स हैं जो कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो सकते हैं। इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने रिप्ले ग्राफ देखा, कि मतलब इस वीडियो में कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे ज़्यादातर लोग देखेंगे, कुछ पार्ट ऐसा हो जो कम लोग देखेंगे, ज़्यादा देर तक देखेंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से रिप्ले ग्राफ बनता है और ढेर सारे कमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दर्शाता है दैट एंडिंग पुट अ स्माइल ऑन माई फेस, एक तरह से टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग की बात बता रहा है इतने समय पे। कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में, जैसे अर्नोल्ड एंड डैनी आर ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डुएट, तो दोनों के बारे में बता रहा है कि ये जो कैरेक्टर हैं दोनों साथ में बड़े अच्छे दिखते हैं, करते हैं। कुछ इसमें कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं द शी पार्ट वॉज हिलेरियस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी हिलेरियस, काफ़ी मज़ेदार था जो भी। सो वोंट मेक मी चेंज इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे एक तरह से कुछ ओपिनियन, अपने विचार के बारे में भी बताया जा रहा है। आपको वर्ल्ड नॉलेज के बारे में बताया जा सकता है, सेट दैट स्टेट फ्रॉम नो लॉन्गर कवर अस इन बे एरिया। कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ढेर सारे रिसीवर इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही उपयोग के लायक हो सकते हैं विन वीडियोस को, इन इमेजेस को समझने के लिए। अगर हम इसको, तो आज के टाइम पे ज़्यादातर जो AI और LLM बेस्ड मॉडल हैं वो मुख्यतः जो ये कंटेंट है उस पे फोकस करते हैं और अपने AI मॉडल को उसको बना के उसको यूज़ करके बनाते हैं। और हमने अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से दिखाया है कि अगर हम कंटेंट के अलावा ये भी दिखाएं कि इस कंटेंट को लोगों ने कैसे यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ किया है, कैसे इंटरेक्ट किया है, तो वो बहुत ही लाभकारी होता है इस तरह के कंटेंट को समझने में। और ये हमने इस रिसर्च पेपर के माध्यम से किया है। और ये रिसर्च वर्क ICLR 2025 कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, जो कि एक बहुत ही प्रीमियर AI बेस्ड कॉन्फ्रेंस है। एक और रिसर्च एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि हमारे लैब और हमारे कोलैबोरेटर के माध्यम से किया गया है। हम रियल लाइफ में देखते हैं कि हम काफ़ी लोग अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, चाहे वो, और अलग अलग भाषाएं जब भी हम बोलते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में यूज़ होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मनोरंजन हो, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो। काफ़ी समय देखा जाता है कि हम उस कंटेंट का, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में ढेर सारे एक से बढ़कर एक प्रोफेसर हैं, एक से बढ़कर एक रिसर्चर हैं, एक से बढ़कर एक कंपनीज़ हैं जो कि अपने भाषा में कंटेंट बनाते हैं, शेयर करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि साइंस में जापानीज़ प्रोफेसर वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, तो उनके द्वारा जनरेट किया, उनके द्वारा बोली गई काफ़ी चीज़ें जापानीज़ में होती हैं। क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? सिमिलरली स्टैनफोर्ड, MIT, बर्कले, इस तरह से जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, भाषा की, शिक्षा की भाषा है। क्या हम उसका लाभ उठा सकते हैं? तो जो इंग्लिश समझते हैं, जो जापानीज़ समझते हैं, क्या वो समझ सकते हैं? बट क्या मेजॉरिटी ऑफ हमारे यहाँ के लोग उसको समझ सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। क्या हम उसको उस भाषा में प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको समझ में आती? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे हिंदी समझ में आती है तो क्या
जो अलग अलग प्रोफेसर बोल रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, क्या मुझे हिंदी में मिल सकता है जिससे मैं उसका पूर्णतः लाभ उठा पाऊँ, समझ पाऊँ। सिमिलरली आज के टाइम पे आप देख सकते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि मनोरंजन का जो इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ा है। भारत में ही आप कह सकते हैं कि ढेर सारी भाषाएं हैं, कुछ ऑफिशियल हैं और ढेर सारी अनऑफिशियल भाषाएं। तो क्या हम उनका भाषा का को समझते हैं? हर कोई हर किसी भाषा को नहीं समझता। जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ तो शायद मेरे लिए साउथ की भाषाएं समझना या उसमें बनी हुई मूवीज़ को एंजॉय करना बड़ा मुश्किल होगा। और सेम उल्टा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साउथ से है, साउथ इंडिया से है, तो नॉर्थ इंडिया में बनी हुई भाषाओं या पंजाब में बनी हुई भाषाओं या अलग भाषाओं में बनी हुई मूवीज़ का वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम में हमारा जो मुख्यतः एम था वो आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अराउंड था, जहाँ पे एक भाषा में दी हुई पिक्चर को क्या हम दूसरे भाषा में कर सकते हैं जिससे आप उसका एंजॉय कर सकते हैं, और क्या उसी की स्टाइल में। मुख्यतः हम ढेर सारी वीडियो डबिंग बेस्ड मूवीज़ को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक रोमांचक मूवी, एक अच्छी मूवी, कॉमेडी मूवी की तरह लगती है अगर हम उसको आज के टाइम पे डबिंग बेस्ड तरीके से देखें। तो क्या हम बोलने की शैली को प्रिजर्व रख सकते हैं जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में कर रहे हैं? आज के टाइम पे ये एक बड़ी बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, जिसमें अगर आप एक मूवी को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कर रहे हैं तो डबिंग इंडस्ट्री को आपको हायर करना पड़ता है, और ये एक बहुत ही मैनुअल काम इसमें करना पड़ता है। आपको हर डायलॉग को बोलना पड़ता है, एक से कई बार बोलना पड़ता है, जिसमें से जो सबसे अच्छा है उसको चूज़ करना पड़ता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ओवरऑल प्रॉब्लम जो है लिमिट कर देता है हमारे एक्सेस को, इंफॉर्मेशन एक्सेस को, हमारे इंटरटेनमेंट को, एंड सो ऑन। इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मूवी है जिसका एक डायलॉग फॉर एग्जांपल एक सीन है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो ये कैसे वर्क करता है? अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है, हमें एक दूसरे लैंग्वेज बनाना है, तो कैसे काम करता है? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये इंग्लिश में बोले गए पहले आवाज़ को हम पहले टेक्स्ट में निकालते हैं। जैसे इसने बोला इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो ये एक तरह से वेव सिग्नल है। इस वेव सिग्नल को ASR टेक्निक से, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक से, एक तरह से ये भी एक AI बेस्ड मॉडल है आज के तौर पे, और उसका यूज़ करके हम टेक्स्ट निकालते हैं इट्स नॉट योर फॉल्ट। उसके बाद अगर टेक्स्ट निकल गया तो देयर इज समथिंग कॉल्ड TTS, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्निक, जिसमें हम इस बोले गए सेंटेंस को जापानीज़ में बोल सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इस केस में जैसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू जापानीज़ और फिर TTS टेक्निक का यूज़ करके उसको डायरेक्टली एक वेव सिग्नल जनरेट कर सकते हैं जो कि जापानीज़ में बोला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप कर सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लम जो हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं कि जब भी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं तो लेंथ चेंज हो जाती है। अगर आप उसको इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो वो नेचुरल नहीं लगेगी। उसको नेचुरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी ट्रांसलेशन हम प्रॉब्ली इस तरीके से करें कि दोनों का जो लेंथ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जब इंग्लिश से जापानीज़ में लेंथ हो सिमिलर हो, जिससे कि हम उसको बना सकें। तो अगेन इस तरह के प्रॉब्लम से हम काम करते हैं जहाँ पे एक भाषा में बोली गई वीडियोस को दूसरी भाषा में बोली गई वीडियो बना सकें जो कि काफ़ी नेचुरल हो, सिमिलर हो, स्टाइल प्रिजर्व हो, इमोशन प्रिजर्व हो, और सो ऑन। तो ढेर सारे हमारे रिसर्च पेपर आप हमारे गूगल स्कॉलर पे देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं।